मूवी की शुरुआत फ्लोरिडा शहर से होती है, जहां पर हम एक छोटे से कैफे को देखते हैं जिसमें एक 17 साल की लड़की लीजा काम करती है। वह सभी कस्टमर्स को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करती है, जिससे उसके बॉस उससे बहुत ही खुश होते हैं। लीजा अपना काम खत्म करके रोज की तरह अपने घर जा रही है। तब हमें उसके चेहरे पर एक उदासी देखने को मिलती है। सभी काम खत्म करने के बाद जब घर जाते हैं तो चेहरे पर स्माइल होती है, लेकिन लीजा के लिए घर का मतलब कुछ और ही था, क्योंकि वो घर उसके लिए एक नर्क से कम नहीं था। रास्ते में वो उसके साथ हो रही बुरी चीजों के बारे में सोचती है, जिसमें एक आदमी को देखते हैं। अब यह आदमी है कौन, ये हमें जल्दी ही पता चल जाएगा। तभी जाते हुए सुनसान रास्ते में उसकी नजर एक ब्लैक कार पर पड़ती है, जिसे देखकर वह काफी घबरा जाती है और साइकिल की स्पीड तेज करके उससे दूर भागती है और सीधा अपने घर जाकर रुकती है, जहां हमें पता चलता है यह लीजा का घर नहीं है। वह अपनी नानी और उनकी बॉयफ्रेंड मॉरिस के साथ रहती है। मॉरिस वही आदमी जिसके बारे में लीजा अभी थोड़ी देर पहले सोच रही थी, जहां मॉरिस उसकी नानी को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, जिसके बदले में उसे हर रात लीजा के रूम में एंट्री मिलती है। एक दिन लीजा इन सभी चीजों से परेशान होकर सुसाइड नोट लिखती है, पर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वह अपनी जान दे सके। यहाँ हमें पता चलता है कि लीजा की माँ ने 14 साल की उम्र में ही उसको उसकी नानी के पास भेज दिया था। लीजा को यही लगता था कि उसकी नानी की फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए वह अपनी सारी सैलरी उन्हें दे दिया करती थी ताकि उन्हें मॉरिस की मदद ना लेनी पड़े। लेकिन लीजा के इतना करने के बावजूद भी आज तक कुछ भी नहीं बदला। अगले दिन लीजा अपनी छोटी बहन को कॉल करती है और वह उसे बताती है कि उसे यहाँ पर नहीं रहना है, उसे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अपनी छोटी बहन से बात करने के दौरान वह अपनी मॉम से भी बात करती है। लीजा के साथ हो रही जो भी घटनाएं होती हैं, उसके बारे में लीजा अपनी मॉम को बताती है, जिसको सुनने के बावजूद उसकी मॉम कहती है, कुछ भी हो लेकिन तुम्हें वहीं रहना है और तुम्हें अपनी नानी को सपोर्ट करना है। और यह सब कहकर उसकी मॉम फोन रख देती है। अब यहाँ पर एक बात साफ हो जाती है कि लीजा के साथ हो रही घटनाओं के बारे में उसकी मॉम को पहले से ही सब कुछ पता होता है, मगर लीजा की मॉम को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वहाँ उसके साथ क्या हो रहा है। अब हम यहाँ देखते हैं कि लीजा की जिंदगी पूरी तरीके से नर्क बन चुकी थी, लेकिन क्या इससे भी बुरा और भी कुछ हो सकता था? अब यहाँ हम देखते हैं लीजा की जिंदगी में इससे भी बड़ा तूफान आने वाला था, जो कि लीजा की जिंदगी को बिल्कुल झकझोर के रख देगा। अगले दिन जब वो कैफे से निकलती है तो उसे रास्ते में फिर से वही ब्लैक कार दिखाई देती है, जिसको उसने पिछली रात को देखा था। इस बार वो कार उसका पीछा करने लगती है। जब वो अपनी साइकिल को तेजी से बढ़ाती है तो वो कार भी उसके साथ साथ तेजी से अपनी स्पीड को बढ़ा लेती है। लीजा उस कार को देखते हुए ही अपनी साइकिल को चला रही थी। तभी हम देखते हैं यहाँ पर पीछे से एक आदमी आता है और उसे पकड़ लेता है और उसे किडनैप कर लेता है। वो लीजा को ब्लैक रंग की कार में ले जाता है और उसके साथ बहुत गलत काम करता है। और इतना ही नहीं, उसके बाद वो उसे एक फ्लैट पर ले जाता है। जब वो आदमी उसको लेकर के उस कार में आता है तो वो उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है ताकि लीजा उसके चेहरे को ना देख सके। जब वो लीजा को अपने साथ कार में ले जाने लगा तो वो नहीं जानती थी कि वो उसको कहां ले जा रहा है और वो उसके साथ अब और क्या करने वाला है। वो व्यक्ति उसे अपने साथ शहर से दूर एक सुनसान से अपार्टमेंट में ले जाता है, जहां पर वह उसके साथ फिर से एक बार गलत काम करता है। अब लीजा इस बात को तो समझ चुकी थी कि वह आदमी नहीं, वो एक साइको है। अब लीजा यहाँ पर सोचती है यह सब कुछ उसके साथ कोई पहली बार नहीं हुआ, यह सब तो उसकी नानी के घर में अक्सर होता रहता था। अब लीजा के लिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसका जिंदा रहना और वो यहाँ से कैसे निकले, इसके बारे में भी वह सोचती है। अब हम लीजा को देखते हैं कि वो आदमी उसके साथ बहुत गलत करता है, लेकिन उसके बावजूद लीजा उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आती है। उससे वह बहुत प्यार से बात करती है और हमेशा सॉरी बोलती रहती है। लीजा यहाँ पर सोचती है कि उस आदमी के साथ जरूर किसी लड़की ने बहुत गलत किया है, तभी वह इस तरीके से साइको हो गया है। लीजा उस व्यक्ति से कहती है कि जरूर तुम्हें किसी लड़की ने धोखा दिया है, वरना तुम तो एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। और लीजा इस तरीके से अपनी बातों से उस आदमी को मैनिपुलेट कर लेती है। वो आदमी उसकी बातों में आ जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं लीजा की नानी उसके घर न आने पर एक मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने जाती है, जहां पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। पुलिस सबसे पहले लीजा की मां के पास जाती है तो वहां पर उसकी मां कहती है वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी। यह सब सुनकर के पुलिस ऑफिसर वहां से जाने लगते हैं। तभी उसकी छोटी बहन उनसे कहती है कि मेरी बहन ऐसी नहीं है, वह कभी भी नहीं भाग सकती है, जरूर उसके साथ कुछ गलत हुआ है, प्लीज मेरी बहन की मदद करो, वह बहुत ही बड़े मुसीबत में है। दूसरी तरफ हम देखते हैं पुलिस उस कैफे पर जाती है जहाँ पर लीजा काम कर रही होती है और वहाँ पर उसका मालिक भी यही बताता है कि लीजा एक बहुत अच्छी लड़की थी और बहुत मेहनती लड़की थी, वो कभी भाग नहीं सकती है। अब सीन शिफ्ट होता है उसी अपार्टमेंट में जहाँ पर लीजा बंद रहती है। यहाँ हम देखते हैं लीजा की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। उसके बावजूद लीजा वहाँ की चीजों को समझने की कोशिश कर रही थी और सारी चीजें अपने माइंड में सेट कर रही होती है। जब वो व्यक्ति उसके पास जाता है तो वो उससे बात करने की कोशिश करती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि लीजा समझ जाती है कि वो आदमी दिमागी रूप से बहुत कमजोर है। वो उसके चेहरे को बार बार छूती है ताकि उसको ये आइडिया लग सके कि वह आदमी आखिर में दिखता कैसे है। लीजा उस व्यक्ति की बार बार तारीफ करती है
कि वह एक बहुत ही अच्छा इंसान है। लीजा ये सब उससे इसलिए कहती है ताकि वह उस आदमी का भरोसा जीत सके। यहाँ पर लीजा उस व्यक्ति को अपने बीमार पिता की झूठी स्टोरी भी बताती है। वो उसे बताती है कि उसके पिता के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है और वह भी बहुत बीमार है। वो यह सब इसलिए बताती है ताकि उस आदमी से उसको थोड़ी बहुत हमदर्दी मिल सके और वो व्यक्ति उस पर रहम खाकर उसे छोड़ दे। लेकिन वो व्यक्ति लीजा की बातों में इतनी जल्दी तो नहीं आने वाला था, लेकिन एक पॉइंट पर आकर के वो लीजा के हाथों को खोल देता है। यहाँ पर हम देखते हैं लीजा इतना तो समझ गई थी कि उसके एक गलत कदम उठाने पर वो आदमी लीजा को शूट भी कर सकता था, क्योंकि वो आदमी लीजा के साथ में 24 घंटे रहता था। अब लीजा अपनी मौजूदगी का सबूत उस घर में धीरे धीरे करके छोड़ना शुरू कर देती है। वो अपने हेयर पिन्स को निकालकर उसके बेड के नीचे फेंक देती है। उसके बाद वो बाथरूम जाने का बहाना करती है, जहाँ पर सामने लगे मिरर पर अपने फिंगरप्रिंट्स भी बना देती है और वहाँ बाथरूम में रखा हुआ एक जोड़ी सूज भी उसको नजर आता है, जिसका कलर वो अच्छे से याद कर लेती है। लीजा ये सब काम कर ही रही होती है, तभी वो आदमी समझ जाता है कि लीजा ने बाथरूम में खुद को बंद कर लिया है, इसलिए वो गेट को फोर्सफुली खोलकर अंदर चला जाता है। लेकिन लीजा यहाँ पर नॉर्मल रिएक्ट करती है। वो यहाँ पर उसके साथ ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसे उसकी बहुत ज्यादा फिक्र है। एक रात जब वो आदमी सो रहा होता है, तब वो चुपचाप उठकर उसके फोन से कॉल लगाने की कोशिश करती है। जब वहाँ पहले दिन आई थी तभी उसको यह अंदाजा हो गया था कि इस घर में एक टेलीफोन है, लेकिन इससे पहले वो कॉल लगा पाती वो आदमी जग जाता है और वो लीजा को पकड़ लेता है। वो आदमी लीजा से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा चालाकी दिखा रही हो। यहाँ पर हम देखते हैं वो आदमी बहुत ज्यादा वायलेंट हो चुका था। यहाँ पर वो लीजा को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन लीजा इस पर कहती है वो सिर्फ अपने बीमार पिता की तबीयत पूछने के लिए कॉल कर रही थी और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करती। वह अपने पिता को बताना चाहती थी कि वह बहुत खुश है और वह उसके लिए परेशान ना हो। लीजा की इमोशनल भरी बातों को सुनकर के वो आदमी काफी इमोशनल हो जाता है और वो उसे छोड़ देता है और वह फिर शांत हो जाता है। ऐसी कंडीशन में उसकी बहन की कही हुई बातें लीजा को याद आती है। उसकी छोटी बहन ने उससे कहा था चाहे कोई भी हालात हो लेकिन कभी भी गिव अप मत करना। एक दिन जब वो आदमी लीजा के क्लोज जाता है तब लीजा उससे कहती है अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं कभी भी किसी से कुछ नहीं कहूंगी और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड अपनी मर्जी से बन जाऊंगी। मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम्हारे साथ में रहूंगी। ये सारी बातें सुनकर वो पागल आदमी लीजा से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और उसे छोड़ने के लिए तैयार भी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं फ्लोरिडा पुलिस डिपार्टमेंट में एक सीरियल किलर के बारे में पता चलता है, जिसने पिछले 6 महीने में कई लड़कियों को जान से मारा था। वो आदमी भी इस न्यूज को देख रहा होता है और तभी वो सोचता है कि यही सही समय है लीजा को छोड़ने का, क्योंकि पुलिस तो इतने बड़े केस को सॉल्व करने में बिजी है और इस वक्त पुलिस ऐसे छोटे मोटे केस पर ध्यान भी नहीं देगी। और वैसे भी लीजा ने तो उसे देखा ही नहीं है जिससे कि वो उसे पहचान सके। और यही सब सोचकर वो आदमी लीजा को उसी कार में बिठाता है और एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है। इस सुनसान जगह पर आने के बाद फिर से वो आदमी अपने माइंड को चेंज कर लेता है और यहाँ पर वो लीजा को शूट करने की सोचने लगता है। लेकिन इस पर लीजा उससे कहती है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। वो साइको आदमी लीजा की उन बातों से पिघल जाता है। तभी वो लीजा से कहता है ठीक है, लेकिन अगर पुलिस तुमसे पूछे तो तुम बताना मैं एक काला आदमी और शॉर्ट हाइट वाला हूँ। और इतना बोलकर वो आदमी उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। लीजा भी वहाँ से भागती हुई अपने घर को चली जाती है, जहाँ वो अपनी नानी से बताती है कि एक आदमी ने उसे किडनैप कर लिया था, लेकिन यहाँ पर उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लीजा की नानी ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई थी, तो यहाँ पर वो पुलिस को कॉल करके बताती हैं कि लीजा वापस आ गई है। उसकी नानी को लगता था कि पुलिस भी लीजा की बातों पर यकीन नहीं करेगी, लेकिन वहाँ पर इंस्पेक्टर लीजा से एक बार बात करना चाहता था। पुलिस ऑफिसर जानना चाहते थे कि आखिर लीजा के साथ में हुआ क्या है। लीजा यहाँ पर अपने साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में बताती है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कोई भी उसकी बातों पर यकीन ही नहीं कर रहा था। उन सबका यही कहना था कि अगर उसके साथ में कुछ भी गलत हुआ है तो उसकी बॉडी पर कोई भी निशान क्यों नहीं है, और यदि उसके हाथ पांव खुले हुए थे तो उसने वहां से भागने की कोशिश क्यों नहीं की या फिर चिल्लाई क्यों नहीं। पर लीजा उन लोगों को बताती है कि वो आदमी पूरा का पूरा साइको और मेंटल था। उसके पास एक गन भी थी जिससे वह मुझे बार बार मारने की धमकी भी दे रहा था, इसलिए उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया, वरना वो आदमी उसको शूट कर सकता था। लेकिन वहाँ पर जो भी ऑफिसर बैठी हुई थी उन सबको तो ये तक लगने लगा था कि लीजा ये सब चीजें मीडिया अटेंशन पाने के लिए कर रही है। वहाँ पर 2 लेडी ऑफिसर्स को तो यह तक लगने लगा था कि लीजा टीवी शोज को इस तरीके से ज्यादा देखती है, तभी वो इस तरीके से कहानियां बता रही है, इसीलिए वो इतनी परफेक्ट स्टोरी बताने में कामयाब हो रही है। अब यहाँ हम देखते हैं लीजा बिल्कुल चुप हो जाती है और बिल्कुल पूरी तरीके से टूट जाती है, क्योंकि यहाँ पर उसके किसी भी बात का कोई विश्वास ही नहीं कर रहा होता है। पर लीजा की किस्मत बहुत ही अच्छी थी। अब हम यहाँ देखते हैं कि वहाँ पर एक डिटेक्टिव टीम मौजूद थी जो कि उसी सीरियल किलर वाले केस को सॉल्व करने में लगी हुई थी, जिसने पिछले 6 महीने में कई लड़कियों की जानें ली थी। पर उसके खिलाफ पुलिस को अभी कोई एविडेंस नहीं मिल पाया था और न ही कोई पैटर्न था जिसे पुलिस फॉलो कर सके और उस सीरियल किलर को पकड़ सके, जिसकी वजह से पुलिस को यह केस सॉल्व करना एक चैलेंज बन चुका था। दूसरी तरफ लीजा को चुप देखकर वो लेडी ऑफिसर डिटेक्टिव लैरी
लैरी की मदद मांगती है, जहाँ लैरी लीजा के पास जाते हैं, पर वह बिल्कुल खामोश थी और वह अब किसी से बात नहीं करना चाहती है। पर लैरी अपने पॉकेट से अपनी बेटी की तस्वीर निकालकर उसे दिखाते हैं ताकि लीजा को अपनापन फील हो सके और वो खुलकर उनसे बात कर सके। वो लीजा से कहते हैं, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है तुम मुझे एक एक करके बताओ। जहाँ लीजा उन्हें सारी बातें बताना शुरू करती है, जैसे उस आदमी के पास एक ब्लैक कार है और उसमें रेड कारपेट लगी हुई है, उसके घर में 22 सीढ़ियां हैं, उसके कार के अंदर मैग्नम वर्ड लिखा हुआ है, उसके घर में एक वाटर बेड है। वो